नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राजकोट आग हादसे में बढ़ रही मरने वालों की संख्या, अब तक 35 लोगों की मौत। अग्निकांड पर राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। शाहजहांपुर में दिल दहलाने वाला हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बस पर पलटा ट्रक, 11 लोगों की मौत और 10 गंभीर घायल। सीएम योगी ने जताया दुख। नासिक के सोना कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी, 26 करोड़ नगद समेत 90 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। अधिकारियों ने बंगले में फर्नीचर तोड़कर निकाले नोट। और अब समाचार विस्तार से। गुजरात के राजकोट स्थित टीआरपी गेमिंग जोन में शनिवार को भीषण आग लगने से 12 बच्चों समेत कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गेमिंग जोन में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित थे। गर्मी की छुट्टी होने के कारण बच्चे भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस बीच फाइबर से बना गेमिंग जोन देखते ही देखते आग की लपटों से गिर गया। आग में पूरा ढांचा जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयानक तरीके से फैली कि काफी दूर से धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा था। गेमिंग जोन के मालिक प्रकाश जैन और युवराज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गेमिंग जोन के मालिक के सहित पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन पर ले जाया गया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। वहीं गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटना की जानकारी लेने के साथ ही राजकोट के सभी गेमिंग जोन बंद करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि शहर के सभी गेमिंग जोन की सुरक्षा जांच के बाद ही संचालन की मंजूरी दी जाएगी। वहीं इस भयानक हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आग लगने की घटना में लोगों की मौत पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात भी की है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने राजकोट अग्निकांड का जायजा लिया और अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव प्रणाली गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल में तब्दील हो गई है और इसके रविवार आधी रात को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के बीच टकराने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। 27 और 28 मई को रेमल के प्रभाव के कारण पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी अत्यधिक बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि रेमल आज 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया और एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। तूफानी लहर के कारण तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में पानी भर जाने की आशंका है। आईएमडी ने दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में स्थानीय बाढ़ और कमजोर संरचनाओं, बिजली और संचार लाइनों, कच्ची सड़कों, फसलों और बगीचों को महत्वपूर्ण नुकसान की चेतावनी दी है। लोगों से घर के अंदर रहने और बाहर खासकर समुद्र के पास न जाने को कहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया, जहां उत्तराखंड में श्रद्धालुओं को ले जा रही बस के ऊपर एक ट्रक पलट जाने से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार यह घटना शाहजहांपुर जिले के खुटार थाना क्षेत्र में हुई, जब मिट्टी पत्थरों से लदा एक ट्रक सड़क किनारे एक ढाबे पर खड़ी बस से टकराकर उस पर पलट गया, जिससे श्रद्धालुओं की कुचलने से मौत हो गई। बस में सवार सभी श्रद्धालु सीतापुर जिले के कमलापुर थाना क्षेत्र स्थित जेठा गांव के रहने वाले थे। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में लोगों की मौत पर शोक संवेदना प्रकट की है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये आज 11:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि खुटार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो किपनिया मोड़ के पास में गोला को जो रोड जा रहा है वहाँ पर ऋषि ढाबा के पास में एक बस खड़ी हुई थी, जो कि जिसमें कि पूर्णागिरी के लिए यात्री सीतापुर से जा रहे थे। तो कुछ लोग ढाबे पर खाना खा रहे थे और कुछ लोग बस में बैठे हुए थे। तभी एक जो गिट्टी से भरा हुआ ट्रक है वो अनियंत्रित होकर इसके ऊपर पलट गया और जिसमें तुरंत से जब सूचना मिली है तो हमारे डीएम साहब और हम और साथ ही सभी अन्य अधिकारी यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर जो कैजुअलिटीज़ थी, कुछ कैजुअलिटीज़ हुई है, जो अभी तक टोटल कैजुअलिटीज़ 11 हुई है और करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सीएससी और शाहजहांपुर जिला अस्पताल वहाँ भेजा गया।
महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग ने एक सोना कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी दुकान के मालिक के द्वारा अज्ञात लेन देन के दबाव में की गई है। इस मामले में आयकर विभाग ने 26 करोड़ नकद और 90 करोड़ रुपए की बिना हिसाब की संपत्ति जब्त की है। करीब 30 घंटे तक आयकर विभाग की रेड चली। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बंगले में फर्नीचर तोड़कर नोट निकाले। नासिक के सराफा कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। 2 दिनों तक चली इस रेड में इनकम टैक्स के अधिकारियों को कई चीजें हाथ लगी हैं। टैक्स चोरी के संदेह में आयकर विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी आयकर विभाग के रडार पर हैं। जिस स्थान पर छापेमारी चल रही थी वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। दिल्ली में एक और जगह भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के विवेक विहार के बाद कृष्णा नगर में भी एक घर में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। बता दें कि यह आग 4 मंजिला बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी 11 बाइकों में लगी, जिसकी लपटें पहली मंजिल तक फैल गई थी। फिलहाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पहली मंजिल पर एक जला हुआ शव मिला और 12 लोगों को ऊपरी मंजिल से रेस्क्यू किया गया। बता दें कि इससे पहले शनिवार देर रात दिल्ली के चाइल्ड केयर यूनिट में भी भीषण आग लगी थी, जिसमें 12 बच्चों का रेस्क्यू किया गया था, लेकिन उनमें से 7 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। आग में अस्पताल के अंदर रखे कई ऑक्सीजन सिलेंडर भी फट गए, जिससे आग ने भयानक रूप ले लिया। वहीं पुलिस ने इस अग्निकांड में मरे हुए बच्चों के कारण अस्पताल के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और सीएम केजरीवाल ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। दिल्ली के विवेक विहार स्थित बेबी केयर सेंटर में भीषण आग लगने में 7 बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बच्चों के अस्पताल में आग की यह घटना हृदय विदारक है। इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है, उनके साथ हम साथ खड़े हैं। और सीएम ने कहा कि घटनास्थल पर सरकार और प्रशासन के अधिकारी घायलों को इलाज मुहैया करवाने में लगे हुए हैं। घटना के कारणों की जाँच की जा रही है और जो भी इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान नजदीक है। इससे पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां कर धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। पीएम इन रैलियों के जरिए 7 लोकसभा सीटों को साधने का काम कर रहे हैं। आज पीएम मोदी की मिर्जापुर, मयू और देवरिया में रैलियों का आयोजन है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बता दें कि यूपी में 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। इस दौरान 13 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें महाराजगंज, गोरखपुर, खुशीनगर, देवरिया, बसनगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में वोटिंग होगी। ऐसे में आखिरी चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं अन्य विपक्षी दल भी जोरों शोरों से प्रचार करने में जुटे हुए हैं। साथियों, सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था, दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। इसका नुकसान गरीबों को होता था, दुकानदारों को, कारोबारियों को, हर एक को होता था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। साथियों, वोट के लिए, सत्ता के लिए सपा कांग्रेस वाले कुछ भी कर सकते हैं। सपा के शहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे और फिर वो माफिया के चरणों में ही जाकर के बैठ गए। सपा ने माफियाओं को पाला पोसा, उन्हें टिकट दिया। जो अपनी बात पर कायम नहीं रह सका, वो आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता।
विदेश मंत्रालय सांसद प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने की तैयारी में है। कर्नाटक की हासन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण का आरोप है और इसके बाद से ही वह फरार चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने विदेश मंत्रालय से रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार के अनुरोध के बाद रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पत्नी नताशा स्टेनकोविक के तलाक की अफवाहों के बीच टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की एक पुरानी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि हार्दिक और नताशा एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इस जोड़े ने पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए पोस्ट नहीं किया है और नताशा को मौजूदा आईपीएल 2024 के दौरान हार्दिक और उनकी टीम मुंबई इंडियंस का समर्थन करते हुए भी नहीं देखा गया था। नताशा की हालिया इंस्टाग्राम स्टोरी ने आग में घी डालने का काम किया जब उसने हार्दिक पर कटाक्ष करते हुए एक गुप्त पोस्ट साझा किया कि कोई सड़क पर उतरने वाला है। उनकी कहानी के तुरंत बाद रिपोर्टें वायरल हो गई कि बॉलीवुड अभिनेता और मॉडल ने अपने तलाक के लिए गुजारा भत्ता के रूप में हार्दिक की 70% संपत्ति का दावा किया है। हालांकि हार्दिक को गुजारा भत्ता के रूप में बड़ी रकम नहीं चुकानी पड़ेगी और नताशा के साथ तलाक होने पर भी उन्हें अपनी बहुत सारी संपत्ति नहीं खोनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 2017 की क्लिप में हार्दिक ने खुलासा करते हुए कहा कि उनकी सारी संपत्ति उनकी मां के नाम पर है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।